हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। विविध प्रश्नावली चैप्टर नंबर 1 का है। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ से जो क्वेश्चन मिलेंगे उन्हें हमें इस प्रकार से पढ़ने हैं कि हमें इसके पहले के संबंध एवं फलन चैप्टर के सारे क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। अर्थात हमें बाइनरी के बारे में पता है, हमें इंटरसेक्शन के बारे में पता है, हमें घात समुच्चय के बारे में पता है, तो हम यहाँ से इसके आगे तक अच्छे से समझकर लगा सकते हैं। तो यहाँ से अच्छे तक लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर डिफाइन ही कर देते हैं कि बाइनरी क्या होता है, द्विआधारी संक्रिया के लिए होती है। और यहाँ पर क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर किसी प्रदत्त अरिक्त समुच्चय x के लिए एक द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑफ पी एक्स क्रॉस पी एक्स टेंस टू पी एक्स। इसका मतलब है कि पी एक्स से पी एक्स का जो क्रॉस करा जाएगा वो टेंस टू कितना होगा, पी एक्स पर विचार कीजिए। एक संबंध बताया गया कि इसका संबंध इससे है, और इस पर विचार कीजिए कि यदि ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कामा यहाँ पर फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स, यानी ये जो पी एक्स लिखे हुए हैं ए और बी के अवयव पी एक्स में बिलोंग करते हैं, द्वारा परिभाषित है, जहाँ पी एक्स समुच्चय x का घात समुच्चय है। जो पी एक्स है वो x का क्या है, घात समुच्चय है। यहाँ तक तो पहले इसको परिभाषित कर दिया गया। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इस संक्रिया का तत्समक अवयव x है। हमें बताना है कि इसका जो x दिखाई दे रहा है वो क्या है, तत्समक अवयव है। तथा दूसरा क्या सिद्ध करना है, तथा संक्रिया बाइनरी के पी एक्स में केवल x व्युत्क्रमणीय अवयव हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखें कि इसमें दिया क्या गया है। इसमें यह दिया गया है कि अरिक्त समुच्चय x के लिए एक द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑफ पी एक्स क्रॉस पी एक्स टेंस टू पी एक्स दिया गया है। और इसमें कहा गया कि इसके लिए जो परिभाषा है वो है ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स। ये इतना चीज़ दिया गया है। हमें जो कुछ भी करना है वो इस परिभाषा के आधार पर करना है कि ए का बी के द्वारा बाइनरी करा जाए तो ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन को हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। दो चीज़ें होती हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन होता है सर्वनिष्ठ, यानी सब कुछ लिया जाए, जैसे ए और बी के अवयव के जो कुछ भी रहें सभी को एक बार लिखा जाए, यानी कि लासा निकाला जाए ए और बी का। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ए में और बी में जो भी समुच्चय के अवयव हैं दोनों में जो कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ है वही लिया जाएगा। तो अभी इसको हम और डिफाइन कर देंगे। अभी हम केवल ये कह रहे हैं कि ए बाइनरी बी को परिभाषित करने के लिए बताया गया है कि ए बाइनरी बी जब लिखा जाए तो उसे कहा जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी है, और ए और बी जो लिए जाएंगे वो पी एक्स से लिए जाएंगे। तो हम यहाँ से इतना पहले नोट कर लेंगे कि एक अरिक्त समुच्चय x के लिए द्विआधारी संक्रिया पी एक्स क्रॉस पी एक्स टेंस टू पी एक्स पर विचार कीजिए कि ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी है। हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि इस संक्रिया का तत्समक अवयव x है। तो सबसे पहले हमें संक्रिया के तत्समक अवयव के बारे में पता होना चाहिए कि तत्समक अवयव होता क्या है। इसके पहले तत्समक अवयव के बारे में बताया गया कि यदि द्विआधारी संक्रिया ऑफ ए क्रॉस ए टेंस टू ए के लिए, जैसे ए के स्थान पर वहाँ पर पी एक्स लिखा हुआ है, ए क्रॉस ए टेंस टू ए के लिए एक अवयव ई बिलोंग्स टू ए, जहाँ पर ई है वहाँ एक्स लिखा हुआ है। ई बिलोंग्स टू ए के लिए यदि अस्तित्व है तो तत्समक कहलाएगा। हमें ज़रूरत है इस फार्मूले की। यही फार्मूला हमें बताएगा कि तत्समक अवयव है, या सिद्ध करेगा कि तत्समक अवयव इसका कितना है। और हमें सिद्ध करना है कि ए का तत्समक अवयव x है। तो सबसे पहले हमें तत्समक अवयव के फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, और तत्समक अवयव का फार्मूला है ए बाइनरी ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई बाइनरी ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ये है तत्समक अवयव का फार्मूला।
अब इसके बाद और जो कुछ भी करना है उसको देखें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि संक्रिया के लिए पी एक्स में एक्स केवल व्युत्क्रमणीय है। तो सबसे पहले हम तत्समक अवयव की चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने नोट किया कि क्वेश्चन नंबर 9 में अरिक्त समुच्चय x के लिए बाउंड्री ऑफ पी एक्स क्रॉस पी एक्स टेंस टू पी एक्स है। ये किस प्रकार से है? तत्समक अवयव जैसे परिभाषित होता है ए क्रॉस ए टेंस टू ए, तो ए के स्थान पर पी एक्स लिखा गया है। और ये परिभाषित है ए बाउंड्री बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स। सबसे पहले हम फिर से कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी अगर नहीं पता रहेगा तो हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। जैसे थोड़ा बात कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। यदि ए इज इक्वल टू यहाँ पर लिया गया है 1 2 3 करली ब्रैकेट और बी इज इक्वल टू लिया गया है 1 2 3 4 5 6 और कहा जाए कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो हम ए इंटरसेक्शन बी किस प्रकार से निकालेंगे? इंटरसेक्शन का मतलब है उभयनिष्ठ, यानी दोनों में जो कॉमन रहे। तो 1 1 है तो 1 लिखा जाएगा, 2 2 है तो 2 लिखा जाएगा, 3 3 है तो 3 लिखा जाएगा। आगे नहीं है 4 5 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ए और बी में जो कॉमन होता है वही होता है इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी निकल कर आया 1 2 3। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अरिक्त समुच्चय, यानी ए और बी के स्थान पर हम बहुत सी संख्याएं, बहुत से अवयव सोच सकते हैं। ये ए समुच्चय बी समुच्चय लिखा गया, इसके आधार पर हम कोई भी अवयव सोचेंगे और वो ए बाउंड्री बी बनाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं तत्समक अवयव के लिए। तत्समक के लिए यहाँ पर यूज करेंगे 11th के समुच्चय के चैप्टर के फार्मूले की। यहाँ पे समुच्चय का फार्मूला होता है, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं यहाँ पर कि एक x अवयव लिया जा रहा है और दूसरा x के स्थान पर a b और कोई भी जो अवयव हमको लेना हो हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पहला अवयव a लेते हैं और x के साथ यहाँ पर इसका हम तुलना कराते हैं कि यह किस प्रकार से तत्समक अवयव के लिए सिद्ध किया जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं a इंटरसेक्शन x, यानी एक फार्मूला है कि a का इंटरसेक्शन x से कराया जाए तो आएगा a इज इक्वल टू, अगर x का इंटरसेक्शन कराया जाए a से तो भी कितना आएगा a, यानी a और x के अवयव आपस में बराबर भी हो सकते हैं या थोड़े बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन a, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये सूत्र होता है 11th के समुच्चय चैप्टर में है ये a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन a। या अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो इसको हम थोड़ा उदाहरण देकर दिखाते हैं। जैसे कि a इंटरसेक्शन a बराबर होना चाहिए a के, तो a का हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू है 1 2 3 मानना पड़ेगा, क्योंकि a यहाँ पर x के लिए अरिक्त समुच्चय है, यानी समुच्चय के कुछ न कुछ अवयव हैं, और x इज इक्वल टू ले लेते हैं 1 2 3 4 और कहा जा रहा है कि a इंटरसेक्शन x होना चाहिए a के बराबर। तो हम यहाँ लिखेंगे a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू, हमने इंटरसेक्शन को बताया कि a और x में जो कॉमन है वही नोट करा जाएगा। तो a में है 1, इसमें है 1 नोट कर लिया जाएगा, इसमें है 2, इसमें भी है 2 नोट कर लिया जाएगा, इसमें है 3, इसमें है 3 वो भी नोट कर लिया जाएगा। तो a इंटरसेक्शन a x निकल कर आया 1 2 3, और देखा जाए तो 1 2 3 किसके बराबर है? a के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू है a के। तो वहाँ यहाँ पर लिखा है कि a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू a, ये फार्मूला होता ही है। अब ये भी कहा जा रहा है कि x इंटरसेक्शन a बराबर होता है a के, इसको भी देख लेते हैं। x इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू x और a में जो कॉमन है वो लिखा जाएगा। तो x में है 1, इसमें भी है 1, और x में है 2, इसमें भी है 2, x में है 3, इसमें भी है 3। अब इसमें 4 इसमें नहीं है तो कॉमन ही लिखा जाएगा, यानी कि
एक्स इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 1 2 3 और देखें तो 1 2 3 जो होता है वो किसके बराबर है, ए के बराबर। तो हम देख रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बराबर ए है, एक्स इंटरसेक्शन ए बराबर भी ए है। तो यहाँ पर ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई अब कर सकते हैं। अब आपकी जानकारी हो गई कि ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर होता है ए के, और ये भी बराबर होता है ए बराबर होता है एक्स इंटरसेक्शन ए के, यानी ये दोनों मान किसके बराबर होते हैं, ए के बराबर होते हैं। इसी प्रकार से कोई भी अवयव आप ले सकते हैं। तो ये हमारी जानकारी है कि ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन ए। इसको बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यही इतना समझना ही पूरे तत्समक अवयव की समझ है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो लिखेंगे अतः, यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन एक्स लिखा है, यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन बी लिखा है। हाँ, यहाँ देखिए ए बाउंड्री बी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी। क्या बताइए, ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन बी के स्थान पर अगर एक्स हो जाए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए बाइनरी एक्स। क्लियर, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू ए बाइनरी बी, तो ए बाइनरी एक्स यहाँ पर इज इक्वल टू हो जाएगा ए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स इंटरसेक्शन ए, एक्स इंटरसेक्शन ए, यहाँ देखिए इसे कर दिया जाए एक्स और इंटरसेक्शन इसे कर दिया जाए ए, तो यहाँ पर ए के स्थान पर हो जाएगा एक्स और बी के स्थान पर हो जाएगा ए। तो इसे हम पढ़ेंगे कि ए बाउंड्री बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो एक्स इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू एक्स इंटरसेक्शन ए, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स इंटरसेक्शन ए। अब इसे ध्यान से देखिए, तत्समक अवयव का जो सूत्र होता है अभी अभी देखा गया कि ए बाइनरी ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई बाइनरी ए में जो ई होता है वो तत्समक अवयव कहलाता है। ई क्या कहलाता है, तत्समक अवयव। अब यहाँ पर देखिए ए के स्थान पर है कैपिटल ए, ई के स्थान पर है एक्स, तो इसमें जो ई होता है वो कहलाता है तत्समक अवयव। किसका, यहाँ पर ए बाउंड्री ई इज इक्वल टू ए पर और ई बाउंड्री ए इज इक्वल टू ए पर। तो यहाँ पर ई क्या है, तत्समक, तो यहाँ पर तत्समक क्या होगा, ए बाउंड्री एक्स जो है जो ई के स्थान पर आ रहा है वही इसका क्या है, तत्समक अवयव है। लिख सकते हैं फॉर एवरी एक्स ए बिलोंग्स टू पी एक्स, क्योंकि जो भी अवयव लिए जा रहे हैं वो पी एक्स क्रॉस पी एक्स टेंस टू पी एक्स से ही लिए जा रहे हैं, तो ए जो कुछ भी रहेगा वो लिया जाएगा पी एक्स से। फॉर एवरी जो ए है वो बिलोंग्स टू पी एक्स है। तो ई इसमें तत्समक होता है, तो इसमें तत्समक क्या है, एक्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार संक्रिय एक्स का तत्समक अवयव है। इसमें का छोटा पार्ट यानी कि पहला पार्ट प्रूफ हो गया। इसमें कहा गया था कि इस संक्रिया का तत्समक अवयव एक्स है, सिद्ध कीजिए, तो हमने सिद्ध कर दिया। अब आगे हम सिद्ध करेंगे कि संक्रिया बाउंड्री के पी एक्स में केवल एक्स व्युत्क्रमणीय अवयव है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे कि व्युत्क्रम की या व्युत्क्रमणीय या प्रतिलोम की परिभाषा क्या होती है। इसमें कहा जा रहा है कि ए में तत्समक अवयव ई वाले, हमें तत्समक अवयव उसमें क्या मिला है, एक्स मिला है। एक प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया बाउंड्री ए क्रॉस ए टेंस टू ए, उसमें क्वेश्चन में क्या है, पी एक्स क्रॉस पी एक्स टेंस टू पी एक्स के लिए किसी अवयव स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए को संक्रिया के संदर्भ में व्युत्क्रमणीय कहते हैं। कब कहते हैं, यदि ए में से एक अवयव बी का अस्तित्व ऐसा हो, ये फार्मूला हमारा है, ए बाउंड्री बी इज इक्वल टू ई, ई के स्थान पर रहेगा एक्स, ए बाउंड्री बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी बाउंड्री ए हो तो बी को ए का प्रतिलोम कहते हैं। हमें यही इतने फार्मूले को याद रखना पड़ेगा और इसी के आधार पर हम व्युत्क्रमणीय दिखाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि अब यदि कोई अवयव ए बिलोंग्स टू पी एक्स, इसको व्युत्क्रमणीय बताना है, तो हम कहेंगे अब यदि कोई अवयव ए बिलोंग्स टू पी एक्स व्युत्क्रमणीय
होगा। यदि ए अवयव है तो हमें बी भी चाहिए। बी बिलोंग्स टू पी एक्स, यानी ए और बी दोनों कहाँ पर बिलोंग करेंगे, पी एक्स। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बाइनरी बी इज इक्वल टू आना चाहिए ई, और बी बाइनरी ए इज इक्वल टू की ये बराबर होना चाहिए। तो जो स्मॉल ए है वो कैपिटल ए के बराबर होगा, जो स्मॉल बी है वो कैपिटल बी के बराबर होगा। और ई को हमने देख ही लिया कि ई किसके बराबर होता है, एक्स के बराबर होता है। तो इसी के आधार पर हम इसको लगा लेते हैं। तो ए बाइनरी बी इज इक्वल टू यहाँ पर ई है तो ई के स्थान पर रहेगा एक्स, और इज इक्वल टू बी बाइनरी ए है तो यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि बी के स्थान पर कैपिटल बी है, और बी बाइनरी यहाँ पर हो जाएगा ए। अब यह कंडीशन जो है अगर संतुष्ट हो जाती है, हम संतुष्ट कर पाते हैं, तो यह व्युत्क्रमणीय कहलाएगी। अभी हमने सिर्फ ये सूत्र को याद किया है और इस सूत्र के आधार पर हमने इसको लिख दिया है। अब हम स्वयं इस सूत्र में पक्ष को बराबर रख करके ये बताएंगे कि यह इस प्रकार से व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है। तो ए बाइनरी बी पहले हम देखें क्या होता है। ए बाइनरी बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान दीजिएगा। ए बाइनरी बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स, और बी बाइनरी ए का मतलब होगा बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ पर इनके कहने का मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी अगर करा जाए तो वो किसके बराबर आए, एक्स के बराबर आए, और बी इंटरसेक्शन ए करा जाए तो वो भी किसके बराबर आए, एक्स के बराबर आए। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन तभी संभव हो सकती है, यह तभी संभव है जब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स रहे। यानी इसका मतलब है कि ए के जितने अवयव लिए जाएं, ए में अगर ए बराबर 1 2 लिया जाए तो बी में भी लिया जाए 1 2, और एक्स में भी लिया जाए कितना 1 2, यानी इसमें सभी अवयव आपस में जो भी बिलोंग करें, जो भी कॉमन रहे, सभी में आपस में क्या रहें, बराबर रहें। तो यह तभी संभव है जब सभी आपस में क्या रहें, बराबर रहें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संक्रिया बाइनरी के लिए पी एक्स में केवल अवयव ए इनवर्स जो है, जो इस प्रकार से है कि एक्स को क्या बता रहा है, व्युत्क्रमणीय, वही व्युत्क्रमणीय होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि इस प्रकार संक्रिया पी एक्स के लिए केवल एक्स व्युत्क्रमणीय होता है। और यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, समुच्चय 1 2 कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 डॉट डॉट एन में से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्वयं तक के आच्छादक फलन क्या होते हैं कि y के सभी अवयव के प्रतिबिंब x में y के भिन्न भिन्न अवयव के प्रतिबिंब x में प्राप्त हों डोमेन के आधार पर। तो इसमें 1 2 3 डॉट डॉट एन स्वयं तक के, यानी जितने लिखे हैं उतने ही प्रतिबिंब बने, तो फलनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि समुच्चय कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 डॉट डॉट एन, यही इतना तो है। समुच्चय 1 2 3 डॉट डॉट एन से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे से स्वयं तक के आच्छादक फलनों की संख्या आच्छादक फलनों की संख्या वास्तव में, अर्थात वास्तव में 1 2 3 डॉट डॉट एन
क्रमचयों की संख्या के बराबर होगी। अब यह क्या लिखा है पहले समझिए। यहाँ पर लिखा है समुच्चय 1 2 3 से स्वयं तक के आच्छादक फलनों की संख्या वास्तव में 1 2 3 के डॉट डॉट n के कुल क्रमचयों की संख्या के बराबर होगी। इसका मतलब है इसमें स्वयं तक के आच्छादक बनाए गए हैं। तो पहले आच्छादक समझिए क्या होता है। जैसे इस प्रकार से डोमेन बनाया जाए 1 2 3 और 1 2 3। अब यहाँ पर 1 2 3 है तो 1 का स्वयं का प्रतिबिंब 1, 2 का स्वयं का प्रतिबिंब 2, 3 का स्वयं का प्रतिबिंब 3। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 डॉट n का प्रतिबिंब कितना बनेगा n। तो समुच्चयों की क्रमचयों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी n हो जाएगी। तो इसी प्रकार से देखा जाए तो इसमें आच्छादक बनाने के लिए क्या होते हैं, यहाँ के सभी के प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त हो, यानी y के सभी अवयव के प्रतिबिंब x में प्राप्त हो, सहप्रांत के सभी अवयव के प्रतिबिंब प्रांत में प्राप्त होते हैं तो फलन आच्छादक होता है। तो यहाँ के सभी अवयव कितने हैं 1 2 डॉट डॉट 3 डॉट डॉट n तक है। तो इसके स्वयं के कितने होंगे 1 2 3 डॉट डॉट n तक होंगे, क्योंकि जितने यहाँ पर लिखने पड़ेंगे उतने यहाँ पर लिखेंगे तभी तो स्वयं तक के आच्छादक फलन बनेंगे। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि समुच्चय करली ब्रैकेट 1 2 3 डॉट डॉट n से स्वयं तक के आच्छादक फलनों की संख्या बराबर 1 2 3 डॉट डॉट n के क्रमचयों की संख्या। तो क्रमचयों की संख्या कहाँ तक है देखा जाए तो 1 2 3 डॉट डॉट n तक है। तो क्रमचयों की संख्या हो जाएगी n, क्रमचयों की संख्या बराबर n। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। विविध प्रश्नावली थोड़ा धैर्य रख करके पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि विविध नाम ही होता है विविध, इसलिए इसको थोड़ा आसानी से पढ़ना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि विविध चैप्टर जो होता है वो पूरे चैप्टर से लिया जाता है, यानी पूरे चैप्टर समझ में आ गए हैं, अब सभी चैप्टर का निचोड़ है विविध, यानी सभी को इसमें से पढ़िए। सब पढ़ लिए हैं तो अब इसमें से क्वेश्चन लगाइए। तो जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है उसको एक बार रिपीट करके फिर से देख लीजिए, क्योंकि पढ़ना आपको ही है। ये क्वेश्चन इसी तरीके से लगाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि मान लीजिए s इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ABC तथा t इज इक्वल टू 1 2 3 है। s से t तक, से का मतलब तीर का निशान हो जाएगा, s से t तक के निम्नलिखित फलनों f के लिए, तो f ऑफ हो जाएगा, यानी k का क्या होता है ऑफ, f ऑफ s टेंड्स टू t के लिए f इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि उसका अस्तित्व है तभी ज्ञात कीजिए। तो f इनवर्स का मतलब है कि f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो f का प्रतिलोम होने का मतलब है कि f व्युत्क्रमणीय होना चाहिए, और f व्युत्क्रमणीय कब होता है जब वह एकैकी तथा आच्छादक होता है। तो ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं, f दिया गया है और f इनवर्स निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि s इज इक्वल टू ABC करली ब्रैकेट में t इज इक्वल टू 1 2 3। फर्स्ट क्वेश्चन है f इज इक्वल टू A3 B2 और C1। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसमें लिखा था s से t तक एक फलन बनाया गया है, तो वो है f ऑफ s टेंड्स टू t। इसके जो द्वारा जो फलन बनाया गया पहले क्वेश्चन के लिए, देखिए f करली ब्रैकेट A3, इसका मतलब है कि एफ ए इज इक्वल टू दिया गया है 3, और इसके बाद B2, इसका मतलब है कि f B2 इज इक्वल टू है 2, और C1 का मतलब है कि f से f ऑफ C इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिए A का 3 है, B का 2 है, C का 1 है। यह फलन एकैकी तथा आच्छादक दोनों है। अब इसका हमें प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो
प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए f को हमें बनाना पड़ेगा f इनवर्स। तो f इनवर्स ये किस प्रकार से होगा, f इनवर्स ऑफ s के स्थान पर t चला जाएगा और t के स्थान पर आ जाएगा s, तो ये हो जाएगा t ऑफ s। तो हमने देखा कि f ऑफ s टेंड्स टू t का मतलब है a3 b2 c1। अगर f इनवर्स कर दिया जाए तो t s के स्थान पर t और t के स्थान पर s हो जाता है, यानी एक 3 हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कि f इनवर्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट a3 है तो ये हो जाएगा 3a, यही है इसका प्रतिलोम। इसके बाद यहाँ पर b2 है तो ये हो जाएगा 2b, कमा यहाँ पर c1 है तो इसका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा c, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया पहले पार्ट का। अब दूसरे में क्या कहा जा रहा है वो देखेंगे। दूसरे में है कि f इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट a कामा 2 कामा b कामा 1 कामा c कामा 1। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि यह फलन एकाएकी और आच्छादक है कि नहीं है। यहाँ पर देखें तो f ऑफ a इज इक्वल टू है 2 और f ऑफ b इज इक्वल टू है 1 और f ऑफ c इज इक्वल टू है 1। देखिए दो मान यहाँ पर बराबर हैं। अगर दो मान बराबर होते हैं तो यह एकाएकी नहीं होता है। एफ बी इज इक्वल टू 1 है, एफ सी इज इक्वल टू 1 है, यानी एफ बी का मान एफ सी के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे एफ बी इज इक्वल टू एफ सी। तो यहाँ लिखेंगे यह एकाएकी नहीं है। एकाएकी और आच्छादक होते हैं तभी इसका अस्तित्व होता है। अतः एफ इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फलन एकाएकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं कि ए बाइनरी बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। यहाँ सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ए बाइनरी बी का मतलब है मॉड ए माइनस बी तथा ए कंपोजिशन बी का मतलब है ए कंपोजिशन बी इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रियाओं संक्रिया ऑफ संक्रिया को परिभाषित किया गया संक्रिया ऑफ आर टेंस टू आर क्रॉस आर टेंस टू आर तथा कंपोजिशन ऑफ यानी कंपोजिशन को परिभाषित किया गया आर क्रॉस आर टेंस टू आर, यानी दोनों ही रियल नंबर के लिए बनाए गए हैं। संक्रिया भी बाइनरी भी बनाई गई और कंपोजिशन भी बनाया गया। पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि बाइनरी क्रम विनिमय है परंतु साहचर्य नहीं है। तो इसके लिए हमें क्रम विनिमय और साहचर्य नियम पता होना चाहिए। किंतु कंपोजिशन साहचर्य है परंतु क्रम विनिमय नहीं है। यहाँ तक देखिए कितने क्वेश्चन हो गए। क्रम विनिमय 1, साहचर्य 2, फिर साहचर्य 3, फिर क्रम विनिमय 4, यानी 4 प्रकार से अभी हम यहाँ पर हल करेंगे। उसके बाद पुनः सिद्ध कीजिए कि सभी ए बी सी बिलोंग्स टू आर के लिए ए बाइनरी बी कंपोजिशन सी इज इक्वल टू ए बाइनरी बी कंपोजिशन एक बाइनरी सी है। यदि ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि संक्रिया बाइनरी संक्रिया कंपोजिशन पर वितरित होती है, यानी दोनों पक्ष बराबर आ गए तो वितरित होती है, नहीं होती है बराबर नहीं आएंगे तो वितरित नहीं होती है। क्या कंपोजिशन संक्रिया पर वितरित होती है हमें बताना है। तो इन्होंने कहा कि दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तो वितरित होती है, नहीं तो नहीं होती। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, यानी कोई अवयव रख करके बताइए। नंबर 12 में सबसे पहले जो दिया गया है उसे नोट करते हैं। दिया है यहाँ पर सबसे पहले दो मैपिंग दी गई है। मैपिंग दी गई है संक्रिया की। संक्रिया की जो मैपिंग है वो बाइनरी ऑफ आर क्रॉस आर टेंस टू आर है। और इसके लिए जो परिभाषा है वो परिभाषा है, क्वेश्चन कहाँ गया, ए बाइनरी बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी है। इतना दिया गया है। और भी दिया गया है दूसरा संक्रिया हमें ये बता रहा है कि कंपोजिशन ऑफ आर क्रॉस आर टेंस टू आर, और यह परिभाषित किया गया है कि ए कंपोजिशन बी इज इक्वल टू ए, और दोनों के लिए कहा गया है कि फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर। सबसे पहले इसमें कहा गया
कि सिद्ध कीजिए कि बाइनरी क्रम विनिमय है। हमें क्या सिद्ध करना है कि बाइनरी क्रम विनिमय है। तो सबसे पहले हमें क्रम विनिमय का फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ लिख लेते हैं बाइनरी क्रम विनिमय है, ये हमें सिद्ध करना है। ये हमारा उद्देश्य है कि बाइनरी क्या है, यहीं पर लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है कि बाइनरी क्रम विनिमय है, साहचर्य नहीं है। और दूसरे पार्ट में कहा जा रहा है कि कंपोजिशन साहचर्य है किंतु क्रम विनिमय नहीं है। ये इतना अभी हमें सिद्ध करना है, उसके बाद भी सिद्ध करना है, पहले इतना सिद्ध करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्रम विनिमय नियम पढ़ना है। किसके लिए, बाइनरी के लिए। तो सबसे पहले हम क्रम विनिमय नियम जानते हैं। क्रम विनिमय नियम होता है कि ए बाइनरी बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ए अगर आ जाए तो यह क्रम विनिमय होता है। ये हमारी जानकारी है कि दोनों पक्ष अगर आपस में बराबर आ जाएं तो यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो यहाँ देखिए कि ए बाइनरी बी इज इक्वल टू कितना है, यहाँ लिखिए ए बाइनरी बी इज इक्वल टू है मॉड ए माइनस बी। यहाँ पर ए और बी दोनों के लिए क्या है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। अगर हम ए इज इक्वल टू रख दें 1 और बी इज इक्वल टू रख दें 2 तो ये हो जाएगा 1 बाइनरी 2 इज इक्वल टू मॉड 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 में से 2 जाएगा तो -1 और -1 मॉड के बाहर आएगा तो आएगा 1। इसी प्रकार से ए बाइनरी बी निकाल लिए हैं और क्या निकालना है, क्योंकि दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, यहाँ पर निकालेंगे बी बाइनरी ए। देखिए ए बाइनरी बी का मतलब है मॉड ए माइनस बी, तो बी बाइनरी ए का मतलब होगा मॉड बी माइनस ए। और फिर से ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाइनरी 1 इज इक्वल टू मॉड 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा तो आएगा मॉड 1 और बाहर आएगा मॉड से तो भी रहेगा 1। तो हमने देखा कि 2 बाइनरी 1 का मान 1 है और 1 बाइनरी 2 का मान भी 1 है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 1 बाइनरी 2 इज इक्वल टू 2 बाइनरी 1, अर्थात ए बाइनरी बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ए। तो लिखेंगे अतः संक्रिया क्रम विनिमय है। और क्या बताना है कि संक्रिया साहचर्य नहीं है। तो साहचर्य के लिए यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ लिखते हैं साहचर्य संक्रिया, संक्रिया साहचर्य के लिए हमें बताना है कि साहचर्य नहीं है। तो साहचर्य का फार्मूला होता है कि ए बाइनरी बी बाइनरी सी इज इक्वल टू ए बाइनरी बी बाइनरी सी। यहाँ आगे ब्रैकेट लगते हैं और यहाँ पीछे ब्रैकेट लगते हैं। दोनों पक्ष अगर बराबर आ जाते हैं तो साहचर्य नियम का पालन करता है, यानी साहचर्य है अथवा नहीं है अगर बराबर नहीं आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर नोट करेंगे ए बाइनरी बी और यहाँ लिख देते हैं LHS ए बाइनरी बी बाइनरी सी और यहाँ पर ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू 3 रख देंगे। क्यों रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि ए बी जो कुछ भी लिया जाए वो रियल नंबर होना चाहिए, तो सी भी रियल नंबर में आएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए बाइनरी बी बराबर क्या होता है, ए बाइनरी बी बराबर हमारा फार्मूला है, ये होता है मॉड ए माइनस बी और लास्ट में बाइनरी सी है तो बाइनरी सी लिख देंगे। अब ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 2 सी इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाइनरी 2 बाइनरी 3 इज इक्वल टू मॉड 1 माइनस 2, यहाँ पे सी रहेगा 1 माइनस 2 बाइनरी सी के स्थान पर अब होगा 3 इज इक्वल टू 1 में से 2 जाएगा तो -1 इज बाइनरी यहाँ पर आएगा 3। अब मॉड -1 बराबर होगा 1 बाइनरी 3।
अब हम जानते हैं कि ए क्रॉस ए बाइनरी बी इज इक्वल टू होता है मॉड ए माइनस बी। यही तो हमारा जो फार्मूला है परिभाषित किया गया, यही तो किया गया है कि ए बाइनरी बी का मतलब ए माइनस बी होता है। तो ये ए हो गया और ये बी, तो ये हो जाएगा मॉड 1 माइनस 3। तो मॉड 1 माइनस 3 को कितना करेंगे -2 और बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो LHS आया है 2। अब हम RHS पार्ट अगर 2 लाएंगे तो कहेंगे साहचर्य है, अगर 2 नहीं आएगा तो बताएंगे कि साहचर्य नहीं है। RHS लेते हैं, यहाँ लिखेंगे RHS और उसमें लिखेंगे ए बाइनरी बी बाइनरी सी। और ए बाइनरी बी बाइनरी सी हमारा जो फार्मूला है, जो परिभाषा है, वो है ए बाइनरी बी बराबर मॉड ए माइनस बी। तो ए बाइनरी बी बाइनरी सी का मतलब क्या होगा, ए बाइनरी बी का मतलब मॉड ए माइनस बी है, तो बी बाइनरी सी का मतलब होगा मॉड बी माइनस सी। अब फिर से वही ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू 3 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बाइनरी 2 बाइनरी 3 इज इक्वल टू 1 बाइनरी 2 माइनस 3 मॉड के अंदर इज इक्वल टू 1 बाइनरी और 2 माइनस 3 हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 1 बाइनरी -1 बाहर आएगा तो +1। अब हम यहाँ फिर से वही फार्मूला लगाएंगे, चूँकि ए बाइनरी बी इज इक्वल टू होता है मॉड ए माइनस बी। तो यहाँ पर इसे ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे, तो ये हो जाएगा मॉड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 आना था लेकिन 0 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अतः बाइनरी साहचर्य नहीं है। अब हमें दो चीज़ें और बतानी हैं कि जो कंपोजिशन है वह साहचर्य है ना। तो यहाँ पर पहले हमें सिद्ध करना है कि कंपोजिशन साहचर्य है। तो यहाँ लिखते हैं कंपोजिशन साहचर्य के लिए। अभी तक बाइनरी साहचर्य के लिए था, अब कंपोजिशन साहचर्य के लिए फार्मूला वही रहेगा, जहाँ बाइनरी लगता है वहीं लग जाएगा कंपोजिशन। तो यहाँ लिखेंगे ए कंपोजिशन बी कंपोजिशन सी, जैसे था ए बाइनरी बी बाइनरी सी इज इक्वल टू ए कंपोजिशन बी कंपोजिशन सी, ब्रैकेट यहाँ लगेंगे और ब्रैकेट यहाँ लगेंगे। अब LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा तो कंपोजिशन साहचर्य है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमें पता है कि ए कंपोजिशन बी इज इक्वल टू होता है ए, ये परिभाषा है, यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है, हमने ऊपर ही लिखा के दिया गया ए कंपोजिशन बी बराबर ए। थोड़ा ध्यान दीजिए कि ए कंपोजिशन बी बराबर होता है ए, यानी यहाँ जो रहता है वही बचता है, बाकी सब छोड़ दिया जाता है। परिभाषा यही कह रही है कि ए कंपोजिशन बी हो तो शुरुआत में जो रहे वही लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों पक्ष बराबर कैसे होते हैं। ए कंपोजिशन बी का मतलब होगा ए, क्योंकि आगे जो बचेगा वही लिखा जाएगा। ए कंपोजिशन बी का मतलब ए, कंपोजिशन सी बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं। ए कंपोजिशन बी कंपोजिशन सी का मतलब आगे जो है वही लिखा जाएगा, ये बचेगा यहाँ पर बी। अब ध्यान दीजिए ए कंपोजिशन सी का मतलब आगे जो बचा है वही लिखा जाएगा, ए कंपोजिशन बी का मतलब आगे जो बचा है वही लिखा जाएगा, क्योंकि हमारी परिभाषा ही ऐसी है। दोनों पक्ष बराबर हो गए तो यहाँ लिखेंगे अतः कंपोजिशन साहचर्य है। अब हमें बताना है कि कंपोजिशन क्रम विनिमय नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे कंपोजिशन क्रम विनिमय के लिए। तो क्रम विनिमय क्या होता है ए बाइनरी बी, लेकिन यहाँ पर कंपोजिशन लगाया गया तो कंपोजिशन लगाएंगे। ए कंपोजिशन बी इज इक्वल टू बी कंपोजिशन ए। अब हमारी परिभाषा है कि ए कंपोजिशन बी इज इक्वल टू होता है ए, अर्थात जो आगे रहता है वही बचता है। तो यहाँ पर देखिए ए कंपोजिशन बी है तो यहाँ पर बचेगा ए, और बी कंपोजिशन ए है तो यहाँ पर बचेगा बी। तो ए इज इक्वल टू अगर 1 रखें, बी इज इक्वल टू 2 रखें तो दोनों आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे, तो यहाँ लिख देते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी। अतः कंपोजिशन क्रम विनिमय नहीं है। अब आगे देखते हैं इसके आगे कहा जा रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि ABC बिलोंग्स टू R के लिए
ए कंपोजिशन बी बाइनरी सी इज इक्वल टू ए बाइनरी बी कंपोजिशन ए बाइनरी सी है, दोनों पक्ष बराबर हैं, तो हम बताएंगे कि कंपोजिशन संक्रिया पर वितरित होती है। अगर बराबर नहीं होंगे तो लिख देंगे कंपोजिशन संक्रिया पर वितरित नहीं होती है। ये दोनों पक्ष बराबर आ गए तो हम बताएंगे कि बाइनरी जो है कंपोजिशन पर वितरित होती है। तो सबसे पहले हमारे पास जानकारी है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो है ए बाइनरी बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी, और ए कंपोजिशन बी इज इक्वल टू है ए। कंपोजिशन हमने समझा कि जो आगे रहता है वही बचता है। चलिए, जहाँ पर कंपोजिशन रहेगा वहाँ पर कंपोजिशन लगाएंगे, जहाँ पर बाइनरी रहेगा वहाँ पर बाइनरी लगाएंगे। तो यहाँ लिखा है ए, हम लिख देंगे ए, यहाँ लिखा है बाइनरी, यहाँ लिख देंगे बाइनरी, यहाँ लिखा है बी कंपोजिशन सी, तो ए कंपोजिशन बी आगे जो बचता है वही लिखता है। बी कंपोजिशन सी क्या बचेगा, बी बचेगा, इज इक्वल टू ए बाइनरी बी। ए बाइनरी बी का मतलब है मॉड ए माइनस बी। कंपोजिशन लगाएंगे, इसके बाद ए बाइनरी सी, तो ए बाइनरी सी का मतलब होगा मॉड ए माइनस सी। अब ए बाइनरी बी का मतलब क्या होगा, ए बाइनरी बी का मतलब है मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी कंपोजिशन मॉड ए माइनस सी। अब बात यहीं पर आके रुक जाएगी। अब यहाँ पर औचित्य देना पड़ेगा कि दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं कि नहीं हैं। तो यहीं पर लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते सबसे अच्छा रहेगा ताकि पूरा ये भी चलता जाए वो भी चलता जाए। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3 रखने पर यहाँ देखेंगे लिखा है 1 बाइनरी 2 ए बाइनरी बी इज इक्वल टू। अब देखिए हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर अगर इक्वल आएगा तो इक्वल लगा देंगे, नॉट इक्वल आएगा तो नॉट इक्वल लगा देंगे। अब यहाँ पर 1 बाइनरी 2 इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी मतलब 1 माइनस 2 कंपोजिशन यहाँ पे ए माइनस सी यानी कि 1 माइनस 3। इसके बाद क्या करेंगे 1 बाइनरी 2 यानी कि मॉड ए माइनस बी, तो ए के स्थान पर 1 है और बी के स्थान पर है 2 इज इक्वल टू। यहाँ सॉल्व कर लेंगे, 1 में से 2 जाएगा तो आएगा मॉड माइनस 1 कंपोजिशन, 1 में से 3 जाएगा तो आएगा मॉड माइनस 2। क्लियर, 1 में से 2 जाएगा तो आएगा मॉड माइनस 1, यहाँ पर आएगा -1 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा मॉड से +1 बाइनरी। यहाँ पर देखें तो कंपोजिशन मॉड बाहर आएगा तो ये हो जाएगा +2 यानी कि 1 कंपोजिशन 2। 1 कंपोजिशन 2 से क्या समझते हैं, जैसे मॉड -1 का तो हो जाएगा 1 और इसके बाद 1 कंपोजिशन 2 को आप समझेंगे ए कंपोजिशन बी से, तो ए कंपोजिशन बी का मतलब है जो आगे रहता है। तो यहाँ पर देखिए 1 कंपोजिशन 2 का होगा 1, तो दोनों पक्ष बराबर हैं तो यहाँ लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ देखेंगे कि ये दोनों पक्ष इस तरीके से A बराबर 1, B बराबर 2 और C बराबर 3 रखने पर दोनों पक्ष बराबर आए हैं, तो यहाँ पर भी लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसमें एक पॉइंट और बचता है, ये सबसे पहले इसमें क्या कहा गया कि पुनः सिद्ध कीजिए कि सभी ABC बिलोंग्स टू R के लिए ए बाइनरी बी कंपोजिशन C इज इक्वल टू ए बाइनरी बी कंपोजिशन ए बाइनरी C है। इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या कंपोजिशन संक्रिया पर वितरित होती है, अपने उत्तर का औचित्य बतलाइए, यानी यहाँ पर वितरण नियम लगाना है। क्या कंपोजिशन बाइनरी पर, तो यहाँ लिखेंगे कंपोजिशन बाइनरी पर क्या कंपोजिशन संक्रिया बाइनरी पर वितरित होने के लिए हमें वितरण नियम का फार्मूला लगाना पड़ेगा। वो होता है ए कंपोजिशन बी बाइनरी सी इज इक्वल टू ए कंपोजिशन बी एक ब्रैकेट में और बाइनरी दूसरे ब्रैकेट में ए कंपोजिशन सी। अब ये दोनों पक्ष अगर बराबर आ गए तो हम कहेंगे वितरित होती है।
कंपोजिशन बाइनरी पर वितरित होती है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखिए ए कंपोजिशन बी बाइनरी सी। ए बाइनरी बी का मतलब है कि ए बाइनरी बी का मतलब है मॉड ए माइनस बी, तो बी बाइनरी सी का मतलब होगा मॉड बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बाइनरी बी का मतलब है मॉड ए माइनस सॉरी ए कंपोजिशन बी। ए कंपोजिशन बी का मतलब है ए, तो ए कंपोजिशन बी का मतलब होगा ए बाइनरी। ए कंपोजिशन सी का मतलब होगा ए, क्योंकि कंपोजिशन में जो आगे रहता है वही बचता है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ए कंपोजिशन के बाद जो कुछ है उससे हमको मतलब ही नहीं है। कंपोजिशन के पहले, क्योंकि ए कंपोजिशन बी बराबर ए आगे जो रहता है वही बचता है, तो ए कंपोजिशन बी माइनस सी बराबर सिर्फ होगा ए। ए बाइनरी बी बराबर होता है मॉड ए माइनस बी, तो ए बाइनरी ए बराबर होगा मॉड ए माइनस ए, तो ए इज इक्वल टू ए माइनस ए हो जाएगा मॉड जीरो, यानी ए इज इक्वल टू जीरो। दोनों पक्ष बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कंपोजिशन संक्रिया बाइनरी पर वितरित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मिलेगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हों तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्वेश्चन किस प्रकार से समझ में आ रहे हैं।